सुप्रभात बच्चों आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आनंदम के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ जिसका शीर्षक है वृक्षान आरोप्य। वृक्षान का अर्थ होता है बच्चों वृक्षों को, पेड़ों को। आरोप्य का अर्थ होता है लगाना। तो इस शीर्षक का अर्थ है वृक्षों को लगाना, पेड़ों को लगाना। बच्चों इसमें आज हम लोग उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति, ये उपपद विभक्ति क्या है बच्चों कारक के लक्षण के आधार पर लगाई गई विभक्ति को हम लोग कारक विभक्ति कहते हैं। यानी जब हम लोग संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो कारक की विभक्ति के अनुसार अनुवाद करते हैं। वैसे शब्द को लगाते हैं, अगर प्रथमा विभक्ति है तो प्रथम विभक्ति के शब्द को लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति होता है तो द्वितीय, और षष्ठी विभक्ति होती है तो षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कारक की विभक्ति को अनदेखा कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं। किसी शब्द के साथ विशेष शब्द ही लगता है वह उपपद विभक्ति कहलाता है। किसी शब्द के साथ विशेष शब्द के साथ एक विशेष शब्द ही लगता है उसे ही हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी विशेष शब्द के कारण कारक विभक्ति के स्थान पर दूसरी विभक्ति, यानी जो विभक्ति का शब्द है वो न लग के दूसरी विभक्ति लगाई जाती है, जो विभक्ति लगाई जाती है उसे हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। पृथ्वी क्या है? सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखिए इसका संस्कृत में पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। सूर्य के, यहाँ पे देखिए बच्चों ये सूर्य के है, इसका संस्कृत क्या होता है? षष्ठी विभक्ति है सूर्यस्य। इर्द गिर्द का अर्थ होता है परितः, और भ्रमति का संस्कृत होता है, घूमती का है भ्रमति। घूमती का संस्कृत क्या होता है? भ्रमति। तो पृथ्वी सूर्यस्य परितः घूमती, ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परितः के साथ सूर्यस नहीं लगेगा। क्या होगा? नहीं लगेगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यही हम लोग जो शब्द लगना था कारक की जो षष्ठी विभक्ति थी, यहाँ पर वो ना लग के बल्कि परितः के साथ हमेशा जो है सो द्वितीय विभक्ति लगती है। तो जब ये द्वितीय विभक्ति हम लोग दूसरी विभक्ति लगाएंगे, यही क्या होगा? उपपद विभक्ति कहलाता है। ये क्या है? उपपद विभक्ति कहलाता है। इसका सही संस्कृत क्या हो जाएगा बच्चों? पृथ्वी सूर्यम परितः इसका सही अनुवाद क्या हुआ संस्कृत में? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, पृथ्वी सूर्यम परितः भ्रमति। ये परितः के शब्द के कारण यहाँ पे क्या आया? द्वितीय विभक्ति। तो जब यहाँ पर हम लोग जो विभक्ति लगना चाहिए था नियम के अनुसार षष्ठी विभक्ति, वो नहीं लगा। कारक के नियम के अनुसार हम लोगों को षष्ठी विभक्ति लगानी थी, लेकिन जब षष्ठी विभक्ति ना लग के क्या लगा? द्वितीय विभक्ति लग गई। तो ये क्या कहलाया? उपपद विभक्ति। यानी जो विभक्ति लगना है उसको हम लोग अनदेखा करके कुछ शब्द के साथ कुछ विशेष विभक्तियां ही लगती है। कुछ विशेष शब्दों के साथ कुछ विशेष विभक्ति लगेगा, उसे हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अपनी अपनी पुस्तक के अनुसार पढ़ते हैं। मैं एक एक लाइन को, एक एक पंक्तियों को पढ़ती जाऊंगी और उसके अर्थ को समझाती जाऊंगी। आप लोग अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए और मैं एक एक पंक्ति पढ़ती हूँ और आप लोग को समझाती जाती हूँ। पिता अनुज प्रति गच्छति तम पृच्छति। पिता अनुज के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। पिता अनुज के पास जाते हैं, पूछते हैं। पिता भो अनुज सुदीप कुत्र अस्ति। भो का अर्थ है हे। हे अनुज सुदीप कहाँ है? अनुज। पिता सुदीप प्रातः उत्थाय गृहात् बहिः अगच्छत्।
अनुज कहता है पिता सुदीप सवेरे उठकर घर से बाहर गया। बच्चों यहाँ पे रंगीन शब्द आप देखिए, बही है, गृहात, तो बही के साथ हमेशा क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति। तो ये क्या हो गया, उपपद, क्योंकि कुछ विशेष शब्दों के साथ विशेष विभक्तियां ही लगती है तो उसे ही हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। पिता सुदीप प्रातः उत्थाय गृहात् बहिः अगच्छत्। अनुज पिता को बोला सुदीप सवेरे उठकर घर से बाहर गया। भवान मातरम पृच्छत्, आप माँ से पूछिए। पिता सह मित्रेण सह उद्यानम व्यायाम कर्तुम अगच्छत्। वह मित्रों के साथ बगीचे में व्यायाम करने के लिए गया। सुदीपः आगच्छति, सुदीप आता है। सुदीपः माता भवती शीघ्रं मह्यं स्व अल्पाहारं यच्छतु, अहम पुनः उद्यानं गन्तुम इच्छामि। सुदीप बोला माँ आप मुझे जल्दी से आप मुझे नाश्ता दे दीजिए, मैं फिर से उद्यान जाना चाहता हूँ। सुदीप क्या बोला, सुदीप बोला माता, भवती का अर्थ है आप, माता आप जल्दी से मुझे नाश्ता दे दीजिए, मैं फिर से बगीचा जाना चाहता हूँ। माता तस्मै क्रुध्यति न आसिकंदाम उपविश्य स्वल्पाहारम कृत्वा पठः। माता उस पे गुस्सा होती है, माता उस पे गुस्सा होती है, नहीं कुर्सी पर बैठो और नाश्ता करके पढ़ो। सर्व स्वल्पाहारम कुर्वन्ति, सभी नाश्ता किए। अनुजा अहम अपि भ्राता सह गंतुम इच्छामि। अनुज कहता है मैं भी भाई के साथ जाना चाहता हूँ। माता न त्वं गृहात् बहिः न गमिष्यसि। नहीं तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। त्वं गृहे एवं क्रीड़ा, तुम घर में ही खेलो। तुम गृहे एवं क्रीड़ा, तुम घर में ही खेलो। माता क्या बोलती है, तुम घर में ही खेलो। भ्रात्रा तू पठिष्यसि, भाई पढ़ेगा। भ्रात्रा तू पठिष्यति, भाई तुम पढ़ोगे। पिता अद्य तु अवकाशः अस्ति, आज तो छुट्टी है। पिता क्या कहते हैं, आज तो छुट्टी है। बाला तत्र उद्याने मिलित्वा क्रीडयन्ति, बच्चे वहाँ बगीचे में मिलकर खेलेंगे। सुदीपा पिता वयं तत्र क्रीडन्तुं न गच्छामः, वयं तु वृक्षा रोपयतु गच्छामः। सुदीप कहता है पिता जी वयं तत्र क्रीडन्तुं न गच्छामः, मैं वहाँ खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। वयं तो वृक्षा आरोप्यतु गच्छामः, हम सब तो वहाँ पेड़ों को रोपने के लिए जाता हूँ। पिता अनुजा प्रति, अनुजा किम त्वं जानासि अस्मिन् उद्याने तव जन्मदिवसे अहम एकम आम्र वृक्षम आरोप्यम। पिता अनुज के पास जाते और बोलते हैं क्या तुम जानते हो तुम्हारे जन्मदिन पर मैं एक आम का पेड़ रोपा हूँ, बगीचे में मैं एक आम का पेड़ लगाया हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर। माता किम भवान कदापि तस्मै वृक्षाय जलमपि अयच्छत्। माता पूछती है क्या आप कभी भी उस वृक्ष में पानी भी देते हैं। पेड़ तो लगाए लेकिन क्या कभी पानी भी देते हैं, जल देते हैं। पिता अहम अचिंत्यत यत् अहम ता जलेन सेक्षामि कीटेभ्यः च रक्षामि परम। पिता कहते हैं कि मैं भी ये सोचा था जब मैं वहाँ जल को सींचने के लिए और कीड़ों से रक्षा के लिए वहाँ गया, लेकिन पर क्या, माता पूछी पर क्या।
किम, पर क्या? पिता, उद्यानस्य मालाकारः एव परिश्रमेण तम अपालयत्। उद्यान के बगीचे के माली ही परिश्रम से उसे पालते हैं। पंचवर्षीय सह वृक्षा अधुना शाखाम मंजरी भी परिपूर्णा अस्ति। 5 वर्ष में वह पेड़ अब उस पेड़ पे अब शाखाओं पे मंजरी पूरी तरह भरे हुए हैं, पूरे शाखाओं पर मंजरी लगे हुए हैं। 5 वर्षों के बाद उस वृक्ष पर मंजरी लगे हुए हैं। अधुना शीघ्रमेव फलिष्यति, अब वे जल्द ही फलेंगे। अनुजः, पर भ्राता, पर भाई, तुम वृक्षान आरोप्य की करिष्यति, पर भाई तुम पेड़ों को लगाकर क्या करोगे? वयम तो अमेरिका देशे गमिष्यामः, हम सब तो अमेरिका देश जाएंगे। सुदीपः, सत्यमिदं यत् वयम एतेषां वृक्षाणां फलानि न खादिष्यामः, किन्तु कश्चित् अन्य तु खादिष्यतमेव। सुदीप बोला कि सत्य है, यह सत्य है, हम सब इस वृक्षों के फलों को नहीं खाएंगे, किंतु कोई दूसरा तो इसे खाएगा। पिता, प्रसन्न भूत्वा तब पुत्रेण अहम अति प्रसन्ना अस्मि। पिता प्रसन्न होकर बोलते हैं, तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ गच्छ, जाओ मनोरथ पूर्य, मन की इच्छाओं को मनोरथ को पूरा करो। पुत्र वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधार होगा। पुत्र, बेटा, पेड़ हमारे जीवन के आधार होते हैं। एते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायका। ये पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने एवं संतुलन करने में बहुत सहायक होते हैं। एते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायका भवन्ति। ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने और संतुलन करने में बहुत सहायक होते हैं। वृक्षा जीवेभ्य शुद्ध वायु भोजनम औषधम छाया किंचित आश्रयमपि यच्छति। वृक्ष जो है जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, औषधि, दवाइयाँ, छाया और आश्रय देते हैं। एते जीवेभ्य उपकुर्वन्ति, ये जीवों पर उपकार करते हैं। ये जीवान उपकुर्वन्ति, एते जीवान उपकुर्वन्ति, ये जीवों पर उपकार करते हैं। उक्तच, कहा गया है, वृक्षा मित्राणि अस्माकं 10 पुत्र समोदुर्मम। इत्थम विचार्य कर्तव्यम वृक्षाणाम रक्षणम सदा। कहा गया है वृक्ष हमारे मित्र हैं और वृक्ष हमारे 10 पुत्रों के समान हैं। यह विचार करके वृक्षों की सदा हमेशा रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। माता, चलो वयम अपि उद्यानम चलामा, हम सब भी बगीचे चलते हैं। पिता, चलतु चलो। सर्व एव चलन्तु, और सभी ही चलें। सर्व उद्यानम प्रति गच्छति, सभी उद्यान जाते हैं। बच्चों, ये हुआ उपपद विभक्ति। अब उपपद विभक्ति का कुछ और भी हम लोग उदाहरण देखते हैं। 1-2 उदाहरण के द्वारा और भी हम लोग उपपद विभक्ति समझते हैं। बिना के अर्थ में, ये बिना क्या है? उपपद जो है सो उपपद है, और इसका हम क्या बनाएंगे? जलम
जीवनम नास्ति। जबकि इसका अनुवाद होता है जल के बिना। तो जल के बिना, तो जल के बिना के लगेगा तो जलस्य होगा, लेकिन यहाँ पे षष्ठी विभक्ति ना लग के द्वितीय विभक्ति लगा। जलम बिना के कारण द्वितीय विभक्ति आया, षष्ठी विभक्ति नहीं लग के द्वितीय विभक्ति लगी। जलम बिना जीवनम नास्ति। तो ये क्या हुआ, उभय पद हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कारक की अवहेलना हो गई। ये अपवाद में ही कुछ शब्द आते हैं बच्चों, और ये क्या हुआ, उपपद विभक्ति हुआ। जैसे निक्सा, निक्सा का अर्थ होता है नजदीक बच्चों, ये भी उपपद है। ये विशेष पद के कारण ही वो विभक्ति लग रही है। तो निक्सा का मतलब होता है नजदीक। ग्रामम, ग्रामम सम्या सम्या विद्यालय अस्ति। ग्राम के नजदीक विद्यालय है, विद्यालय अस्ति। ग्रामम सम्या विद्यालय। सम्या और निक्सा एक ही चीज है। निक्सा का मतलब भी नजदीक और सम्या का मतलब भी नजदीक। गांव के पास विद्यालय है, गांव के नजदीक विद्यालय है। तो ये क्या हुआ, गांव के ही है बच्चों, के हो रहा है। यहाँ पे ग्रामर से लगना चाहिए था कर्ता के नियम के अनुसार, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग रही है। तो जब द्वितीय विभक्ति लग रही है, षष्ठी विभक्ति नहीं लग रही है, तो क्या है, ये उपपद विभक्ति है। ये कारक की विभक्ति चिन्ह का अवहेलना करके, उसको अनदेखा करके यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी बच्चों। तो बच्चों ये हो गया हमारा ग्रामम सम्या विद्यालय अस्ति। गांव बच्चों, अब अगली कक्षा में हम लोग कठिन संस्कृत के कठिन शब्दों को जानेंगे और कुछ प्रश्न उत्तरों को समझेंगे, प्रश्न उत्तर को जानेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।